गुजरात विद्यापीठ के गुजराती डिपार्टमेंट में आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय वेबिनार हम शुरू करने जा रहे हैं। गुजरात विद्यापीठ, जैसे कि आप सब जानते हैं, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। बीज भाषण यानी कीनोट एड्रेस देने के लिए हमने निमंत्रित किए हैं डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन जी को। मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँ तो भी बहुत सारी बात कहनी पड़े, इतना बड़ा इनका योगदान है। आज जब हम भारतीय साहित्य पर महात्मा गांधी के प्रभाव पर वेबिनार कर रहे हैं, तो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त ऐसे गांधीजन हमें कीनोट एड्रेस के लिए प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर शोभना जी, वो सेवाग्राम में गांधी परिवार में ही इनका जन्म हुआ था। साहित्य, समाज सेवा एवं गांधी दृष्टि के प्रचार प्रसार में उनका बहुत बड़ा अमूल्य योगदान रहा है। देश विदेश में उनके करीब 280 या इससे भी ज्यादा व्याख्यान हो चुके हैं। खास करके यूएन ने जब सन 2007 में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन घोषित किया, उस अवसर पर जापान, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, श्रीलंका, ट्यूनीशिया, चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि अनेक देशों में जाकर उन्होंने महात्मा गांधी जी की जीवन दृष्टि का परिचय दिया था। उन्होंने उतना ही नहीं, उनका एक बहुत बड़ा काम जो है वो है गांधी कथा की प्रस्तुति। उन्होंने यूं कहा जाए कि अपना पूरा जीवन गांधी जी के विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर अनेक देशों में जो व्याख्यान दिए, उतना ही नहीं, करीब 30 से भी ज्यादा देशों में उन्होंने गांधी कथा द्वारा गांधी जी के विचार को, उनके जीवन को सबके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे उनका जो अनेक प्रकार से देश विदेश में सम्मान हुआ है वो कहने की लालच जरूर होती है, लेकिन समय सीमा को देखते हुए थोड़ी ही बात उनके सम्मान के बारे में बताऊं मैं तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2010 से 2013 तक एमिनेंट सिटीजन का सम्मान इनको दिया गया था। बिहार सरकार के महिला सामख्य, उनमें उनकी सेवा रही है। त्रिपुरा सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में उनकी सेवाएं ली गई हैं और नई दिल्ली स्थित गांधी पीस फाउंडेशन के वो चेयरपर्सन रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट में वो ट्रस्टी है और कई सारे क्षेत्रों में उनका प्रदान है। गांधी विचार को प्रसारित करना, आप उनको सुनेंगे तो पता चलेगा। मेरा परिचय तो इन्हीं दिनों में हुआ है। कहते हैं ना, अच्छे के पास जाते हैं तो अच्छा मिलता है। तो गांधी जी से बड़े अच्छे जन कौन हो सकते हैं विश्व भर में। जब हमने इस वेबिनार का आयोजन सोचा गांधी प्रभाव को लेकर और कीनोट एड्रेस के लिए, मैंने देखना शुरू किया कि किनको निमंत्रित करें और ऐसे मैं शोभना जी तक पहुंची। तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने गुजराती डिपार्टमेंट, गुजरात विद्यापीठ का यह आमंत्रण स्वीकार किया है और आप उनको सुनेंगे तो तुरंत पता चलेगा। बहुत व्यस्त है, फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला है, इसके लिए हम उनके सच में आभारी हैं। और अब ज्यादा देर न करते हुए मैं डॉक्टर शोभना जी को निमंत्रित करती हूँ। आइए और अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, आदरणीय डॉक्टर शोभना जी। मेरा प्रथम प्रणाम परमात्मा को, मेरा द्वितीय प्रणाम महात्मा को, जिनकी श्रद्धा और पुरुषार्थ जो कि सत्य और अहिंसा का था, हम सबके लिए एक आदर्श बन के स्थापित है। जिनका जीवन हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से उजाला देता है, ऐसे महात्मा का रोज रोज गांधी कथा करते हुए, उनका काम को आगे बढ़ाते हुए, मेरे लिए तो बहुत ही हरिनाम संकीर्तन की तरह एक आध्यात्मिक रास्ते पे प्रगति का
प्रशस्त मार्ग मुझे मिला है और उन्हीं के कहे हुए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में सारा जीवन लगा के मैं अपने को सार्थक मानती हूँ। मेरा तीसरा प्रणाम लोकात्मा को, यानी आप सब महानुभावों को जो सारे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज बोलने का। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म सेवाग्राम आश्रम में हुआ। पिताजी स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण जी, वो भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्नातक थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो आज जब पता लगा कि आपके यहाँ भी जो उपकुलपति केमिस्ट्री के हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पिताजी जब जैसे ही सेवाग्राम आश्रम चले गए और नई तालीम के पहले प्रिंसिपल बने, उसके बाद से हमारी जीवन यात्रा गांधीमय बन गई। और बचपन से ही वो बहुत प्रभावित थे गांधी जी से, और कई दफे जेल भी जा चुके थे स्वाधीनता आंदोलन के समय। तो अब जो मेरी वहाँ पे पैदाइश हुई, तो बचपन में बापू कुटी में खेलते हुए और समय गुजारते हुए बापू के जो इनडायरेक्ट वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे थे, पता नहीं कैसे वो सारे मेरे खून में समा गए। जिस प्रकार वही रक्त आप सबके भी वेन्स पे दौड़ता है, वही बापू का रक्त मुझ में भी वही घूमता है। मेरा चैतन्य, आपका चैतन्य, गांधी जी का चैतन्य और इस सृष्टि का चैतन्य एक ही तो है। तो वो जो वहां से शुरुआत मेरी हुई नई तालीम की, मैं छात्रा रही हूँ सेगांव में जाके नई तालीम स्कूल में पढ़ा, और तभी 5 साल की उम्र में चरखा चलाना सीख लिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अंग था हमारा। और मराठी मातृभाषा की बात हुई तो मराठी सीख ली थी। हालांकि हमारे पारिवारिक और घर की मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन मराठी में शिक्षण हुआ और बहुत प्रवीण भी बन गई थी मराठी में। और सारी भाषाएं आज आ गई थी, क्योंकि हमारा परिवार ही 500 फैमिलीज का इतना बड़ा सेवाग्राम का गांधी परिवार था। उसमें भवानी बाबू भी थे, जो कि बहुत बहुत सुप्रसिद्ध लेखक और कवि हैं, जिन्होंने वर्धा के महिलाश्रम में अध्यापक थे, और अनुपम भाई का जन्म भी शायद वहीं पे हुआ था। तो ये हमारे जो गांधी जन है, नारायण भाई देसाई जी, जो कि हम बाबू भाई कहते हैं उनको, हमारे पिताजी के परम मित्र और हमारे बहुत ही प्रिय बाबू भाई है, जो कि आपके भी गुजरात विद्यापीठ के भी उपकुलपति रह चुके हैं। मैं उनका भी आज नाम स्मरण करके उन्हें प्रणाम करती हूँ। गांधी जी तो आजन्म कुलपति थे ही गुजरात विद्यापीठ के, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1920 को हुई थी। मैं उनका नाम स्मरण करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में पिताजी ने गांधी जी के जाने के बाद गांधीकारी ही किया, उसी रास्ते पे चले जो बापू हमें दिखा के गए थे, और सारे लोग भी चल रहे हैं। तो जो गांधी परिवार है या सर्वोदय का परिवार है, उसके वे बहुत प्रमुख स्तंभ रहे थे। और उसी की वजह से हमारा बाबा विनोबा जी से और जयप्रकाश नारायण जी से और काका साहब से, हाँ, सब जो गुणीजन थे बापू जी के साथ, सबसे बहुत अच्छी तरह से और घरेलू परिचय था। तो मैं अपना जन्म तो बिल्कुल ही धन्य समझती हूँ। ऐसा कहते हैं ना कि क्षणमपि सज्जन संगत रेखा, एक क्षण भी संगत मिल जाए सज्जन की तो जीवन तर जाता है। तो ऐसा जीवन जीते हुए जो आनंद मुझे मिला है, उसको लोगों को बताने के लिए अभी जो पिछले 2 दशक से माध्यम चुना है, वो गांधी कथा का माध्यम चुना है मैंने। और उसी के संदर्भ में गांधी 150 में, खासकर 150वीं जयंती में, मुझे एक मौका मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनके सहयोग से, और बाकी जितने भी 43 कंट्रीज 43 कंट्रीज के इंडियन मिशन के सहयोग से मुझे वहाँ पे बहुत सारे देशों में मुझे जाने का मौका मिला। और वहाँ पे मैंने 148 से ज्यादा गांधी कथाएं की हैं। और फिर भारत आके तो मैं फिर गांधी कथा पूरी जगह में ट्रैवल करके गांधी कथा ही करने लग गई, बहुत बिजी हुई। और आजकल ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन गांधी कथा पूरे देशों में विदेशों में हो रही है। और अब कम से कम अभी मेरे पास
जुलाई तक तो 30 से 35 गांधी कथाएं हैं और बहुत ही आनंद है। शायद नेट का कोई प्रॉब्लम हुआ है। शोभना जी की आवाज शायद नहीं आ रही है। जी, हम थोड़ी क्षण जी आ गए। जी, ओ नहीं सुनाई दे रहा है। कोई इंटरनेट का, ये टेक्नोलॉजी का माध्यम हमें सहायता भी देता है और बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से कहीं पर हमें रोकता भी है, लेकिन जितना लाभ हम ले सकते हैं उतना लाभ हम इस माध्यम का ले रहे हैं। हम कुछ पल प्रतीक्षा करते हैं कि नेट का प्रॉब्लम वहाँ जो कुछ हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा और शोभना जी फिर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जी, हाँ जी, जी। शोभना जी की आवाज नहीं आ रही है। जी, जी, हाँ। जब तक शोभना जी आते हैं तब तक मैं थोड़ी बात बीच में करती हूँ। उन्होंने जिक्र किया था नारायण भाई देसाई का और मुझे खुशी है कि गुजरात विद्यापीठ के चांसलर के रूप में उन्होंने बड़े लंबे समय तक सेवाएं दी थी। वो ऐसे गांधीजन थे, महादेव भाई देसाई के सुपुत्र, और बचपन में गांधी जी की गोद में बैठकर खेलने का सद्भाग्य उनको मिला था। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ के चांसलर थे उस समय से। काफी जगह पर गुजरात में, भारत में और विदेशों में भी कई सारी गांधी कथाएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं। उनके पास आंखों देखी बात थी। हम सबके पास पढ़ी हुई या सुनी हुई बातें हैं गांधी जी की, लेकिन नारायण भाई के पास आंखों देखी कई सारी बातें थी। गांधी जी उनको लाड से, प्यार से बाबलो कहकर बुलाते थे। ऐसे गांधीजन हमारे कुलपति रह चुके हैं। उन्होंने गांधी जी के विचार और गांधी जी की जीवन यात्रा, इनका जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था वो हमारे सामने रखकर हमें एक बड़ी विरासत दी है। इसका स्मरण भी इस समय करने का मौका मिला है। जब तक शोभना जी फिर से जुड़ जाते हैं तब तक वो आ ही रहे हैं। तो बीच में जो 2-4 पल मिले उसमें उन्होंने जिक्र किया नारायण भाई देसाई का, तो ये बात कहने का मुझे याद आया और ये अवसर भी मिला है। बस कुछ ही 1-2 पल में ही शोभना जी फिर से जुड़ रहे हैं। जी, जी, जी। हाँ, आ गए हैं शोभना जी, आइए। जी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, बिजली अचानक चली गई थी और ऑनलाइन की जो परंपरा है, जो डिसिप्लिन है, उसमें हमारी डिपेंडेंसी तो बहुत ज्यादा बिजली पर भी है, इंटरनेट भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरे कंट्रोल के बाहर था। तो और जब ये यात्रा शुरू हुई मेरी, तो मैं सऊदी अरेबिया की बात आपको कह रही थी। वो सबसे पहली कंट्री थी जिसके लिए मैंने यहाँ से अबाया खरीदा, हिजाब भी खरीदा, और वही पहन के जब मैं प्लेन में एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो वो पहन के गई। मन में बहुत आशंका थी कि कैसे सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने उद्देश्य पूछा और मैंने बताया गांधी जी के बारे में बताने आई हूँ, तो इतना स्वागत हुआ। और किंग फैसल सेंटर में जब मेरा भाषण था, उस समय प्रिंस के परिवार वाले सारे आए थे वहां पे, क्राउन प्रिंस के, और उन्होंने कहा आप हिजाब मत पहनिए, आप ऐसे ही कहिए। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रार्थना से आरंभ करूंगी। आश्रम में सवेरे और शाम रोज की दैनिक प्रार्थना होती थी। किसी भी काम की शुरुआत और एंड भी प्रार्थना से होती थी, भोजन के समय प्रार्थना। तो इसीलिए मैं आज भी उनसे मैंने कहा कि मैं रिसाइट करूंगी सूर्य अल इखलास, जो कि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हे अल्लाह, मुझे सीधी राह पे ले चल। ये प्रार्थना मैंने जब की तो लोगों ने इतना ज्यादा अपनी अप्रिसिएशन दिखाई, और उसके बाद आके जो जिस प्रकार उन्होंने गांधी जी की वजह से मेरा स्वागत किया वो अविस्मरणीय था। और ऐसा ही मलेशिया में भी जब मैं लोगों से मिली, प्रोफेसर रॉय रॉजर्स जो मलेशियन यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने ये बताया कि उनके पूर्वज, उनके दादाजी रेलवे कंस्ट्रक्शन में गिरमिटिया बन के आए थे, और क्योंकि वहाँ रेलवे लाइंस लगा रही थी ब्रिटिश सरकार, और उसके बाद किस प्रकार उन्हें यातनाएं भुगतनी पड़ी। और यही बात पीजी में भी मुझे लोगों ने बताई। प्रोफेसर सत्येंद्र नंदन जी जो 3rd जनरेशन गिरमिट थे, उनका यही कहना था कि भारत से आगे जो 1837 से शुरू हो गई थी इंडेंचर्ड लेबर के जो ले जाने की बात हो गई थी, और वहां पे जाके जिस प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही, तो वो भारत की तरफ से तो उनके और कुछ किसी ने सिवाय गांधी जी के याद नहीं किया। जब पता चला पंडित तोताराम जी को कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी काम कर रहे हैं गिरमिटियों के साथ, उन्होंने पत्र लिखा था गांधी जी को, तो उनके पास समय नहीं था, तो साउथ अफ्रीका भी जाना हुआ, वहां भी लोगों से, बहुत गिरमिटियों से बात हुई, उनके जनरेशन के लोगों से बात हुई, और हर जगह पे यही पता लगा कि गांधी जी पर जो श्रद्धा और रेवरेंस है वो हमारे देश के जनों से बहुत ज्यादा है। बाहर के देशों में वो गांधी मार्ग पे चल रहे हैं, गांधी मार्ग पे चलना चाहते हैं, गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, गांधी जी का एनवायरमेंटल क्रेडो फॉलो कर रहे हैं, उनका नॉन वायलेंट मूवमेंट में कितने सारे लोग इंस्पायर होके आगे गए हैं। हर जगह उनके सत्याग्रह की, उनके दांडी यात्रा की सब चर्चा कितने प्यार से करते हैं। इतने गुणीजन मुझे मिले। तो सत्येंद्र नंदन जी ने मुझे ये कहा कि जिस जिस जगह समुद्र का पानी जमीन को छूता है वहां वहां तक गांधी जी का असर है। तो पंडित तोताराम जी तो साबरमती आश्रम में भी थे, और बाबू भाई बताते थे किस प्रकार वो रामायण गाते थे और वेजिटेबल्स उगाते थे। तो रामनवमी के दिन पीजी में मुझको बताने का अवसर मिला 3rd and 4th जनरेशन के लोगों के साथ। बहुत सुंदर लगा जब मैंने राम नाम की महत्ता गांधी जी के जीवन में बतानी शुरू की, लोग अभिभूत हो गए। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में थॉमस वेबर भाई मिले थे, जिन्होंने खुद ही दांडी यात्रा के पूरी यात्रा करने के बाद एक बहुत सुंदर किताब उन्होंने, और बहुत सारी किताबें लिखी है, खासकर गांधी जी की आत्मकथा हिंद स्वराज, और एक किताब जिसके बारे में कोरोना के समय उनकी करुणा जिसमें झलकती है वो है की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी। मुझे लगता है कि उसके ऊपर मेरा जितना मैंने प्रचार ऑनलाइन किया है स्वास्थ्य की कुंजी का, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 के समय हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ रहना है, तो हमें गांधी जी की बताए हुए ही लाइफस्टाइल पे चलना होगा। और हमें की टू हेल्थ से बहुत सारी गांधी जी की सारी सीख मिल जाती है। तो ऐसी एक कुंजी देख के गए हैं गांधी जी, और कैसे बहुत सरल भाषा में, गांधी जी की भाषा में हम ये देखते हैं कि बिल्कुल सरलता थी, सटीक थी, टू द पॉइंट थी, लोगों के समझ में आने लायक थी, और जो भाषा थी वो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प थी, क्योंकि वो बहुत पंक्चुअल थे। और इसीलिए उनका, शायद मेरा समय भी अब खत्म होने वाला है, मुझे पता नहीं कि मेरे पास अब आपने कितना समय दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा समय तो समाप्त हो चुका है। जी, अभी आप थोड़ा समय ले सकते हैं, आपको जरूर सुनेंगे। जी, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक गांधी पीडिया करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, और अभी होने वाला है लॉन्च, एक्चुअली उसका सारा तैयारी चल पड़ी है। उसमें मैं कंटेंट्स की रिसोर्स पर्सन हूँ। तो डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस जनरेशन के लोगों तक गांधी जी की बातें पहुंचाने के लिए, साहित्य पहुंचाने के लिए, गांधी जी का लाइफस्टाइल पहुंचाने के लिए, और जो भी तरीके से उनकी सोशल नेटवर्किंग, किसी के प्रभाव में, जिसके प्रभाव में वो आए, उनका प्रभाव जिस पे पड़ा, जिस प्रकार सब तरह के लोग उनसे जुड़े, उसके लिए आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गांधीनगर और नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस, नेशनल साइंस म्यूजियम और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये कार्यक्रम है। प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा पेट कार्यक्रम है गांधी 150 में, तो उसमें एक मैं की रिसोर्स पर्सन हूँ। अब ये सारी बातें मैंने सारे विदेश में बताई
ताकि हर जगह के लोगों को और खासकर स्टूडेंट्स को और स्कॉलर्स को जिनसे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं कुछ 85 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी में मेरा गांधी कथा और भाषण हो चुका है, तो सारे लोगों तक ये बातें ले जाने में मुझे बहुत आनंद आया। और इसके अलावा मुझे खासकर अब सऊदी अरेबिया के बाद इजिप्ट जाने का जब मौका मिला, तो वहां पे पोएट अहमद शौकी पाशा, जिसको किंग ऑफ अरेबियन पोएट्री कहते हैं, और जिन्होंने गांधी जी के लिए इतनी सुंदर कविता लिखी थी जब वो 1931 में लंदन जा रहे थे और वो पोर्ट में रुके थे, तो उस समय जिस प्रकार गांधी जी के लिए उन्होंने इतना सुंदर कविता लिखी, शायद आप लोगों के पास होगी, नहीं है तो मैं शेयर करूंगी। और बहुत सुंदर कविता लिख के उन्होंने उनके बारे में बोला था। इसी तरह जागरेब में अभी थोड़े ही दिनों पहले मेरा जागरेब यूनिवर्सिटी ने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें खैर यही था, की टू हेल्थ पे ही था हमारा सारा प्रोग्राम ही, क्योंकि कोरोना के समय सभी लोग जानना चाहते हैं कि अपने को किस प्रकार हम सेल्फ केयर कैसे कर सके, ताकि हम दूसरों की भी देखभाल कैसे करें और फिर अपना उनको हेल्प कैसे कर सके। तो मैंने ये भी बताया कि गांधी जी और कस्तूरबा एज अ कपल, उनका जो रोल था पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में फ्रंटलाइन वर्कर के जैसे और मानवता की सेवा में जिस प्रकार वो जुड़ जाते थे, वो एक अतुलनीय चीज है। 1918 में भी जब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा हुआ था भारत पूरे विश्व में, एक पैंडेमिक जो वो था बहुत भयंकर किस्म का पैंडेमिक था, एक तरह से कोरोना से भी ज्यादा महामारी थी, जिसमें करोड़ों लोग भारत में मारे गए। तो गांधी जी उस समय खेड़ा जिले में जो किसान थे, पीनट्स के किसान, उनके आंदोलन में व्यस्त थे। इसके अलावा विश्व युद्ध के लिए भी वो जरा रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि हमें, तब तक वो मानते थे कि ब्रिटिश सरकार को हमें मदद करनी चाहिए, तो रिक्रूटमेंट ड्राइव में था। तो उन्होंने ये मूंगफली वगैरह का डाइट खा के, वैसे तो वो डाइट के बारे में बहुत जागरूक थे और काफी उन्होंने सलाह दी है अभी भी हमें क्या डाइट खाना चाहिए, क्या सूटेबल है, लेकिन कुछ छोटी सी, क्योंकि आप और हम जैसे इंसान ही तो थे, गांधी जी गलतियां तो करते ही थे, तो उस गलती का उन्हें भुगतान कम से कम 6 से 7 महीने बिस्तर पकड़ के करना पड़ा। और उस समय उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से एक बात ये कही थी कि जो हम एयर में जो वायरस वगैरह घूम रहे हैं, हमारे पूर्वज अपना स्वास्थ्य कितना अच्छा रखते थे कि वो बीमार नहीं होते थे, क्योंकि ये वायरस तो सदियों से घूम रहे हैं, हम तो आने जाने वाले लोग हैं, आज है तो कल नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सभी की जिम्मेदारी है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने शरीर की पूरी जानकारी रखें। शरीर तो पंचभूतों का बना हुआ है, जैसा ही पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, तो पंचभूतों के द्वारा ही ट्रीटमेंट करके, और जिस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर सबको सलाह दी थी 1918 में, वही सलाह 2020 में भी गांधी जी की बिल्कुल कायम है, सभी के लिए उपलब्ध है। और ऐसा एक वेलनेस गुरु है गांधी जी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। नहीं तो वेलनेस गुरु तो बहुत पैसा लेते हैं, पर हमारे एक गांधी जी है जो सभी के लिए फ्रीली आते हैं। तो जिस प्रकार मैंने उनके लिए रेफरेंस देखा भारत से बाहर, भारत एक ही कंट्री है जहाँ पे पूछा जाता है कि गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है। ये प्रश्न कहीं भी मुझसे पूछा नहीं गया, क्योंकि वो मान के चलते हैं गांधी जी शाश्वत रूप से प्रासंगिक है। जागरेब की मैं बात कर रही थी, वहां पे प्रोफेसर जो थे, उन्होंने गांधी जी के गांधी जी की आत्मकथा को उन्होंने ट्रांसलेट किया था क्रोएशियन लैंग्वेज में। उसके अलावा उन्होंने, क्योंकि वो पेजेंट आंदोलन चला रहे थे, तो गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत बहुत लिखा हुआ है गांधी जी पे। और एक प्रोफेसर आए थे स्विट्जरलैंड से जो फिजिसिस्ट हैं और बिल्कुल बहुत वंडरफुल काम कर रहे हैं, प्रोफेसर दाओर पाउना। तो वो मेरे भाषण में जागरण में जब आए थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं इतने देशों में घूमा हूँ, मैंने इतनी सारी बातें, इतनी लेक्चर सुने हैं, लेकिन इतनी सरलता से गांधी जी को समझाने वाला भाषण, गांधी कथा पहली बार सुना है। और मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं सरलता से लोगों के हृदय में समा जाने का जो मैं प्रयास करती हूँ, वो गांधी जी की ही बात को आगे बढ़ा सकती हूँ। इसी तरह फिनलैंड में भी 1954 में अंतु ताहितिनेन करके एक डॉक्टर ऑफ फिलोसफी थे वो, और उसके अलावा वो भारत आए थे, उनको गांधी मेमोरियल फाउंडेशन से रिसर्च के लिए पैसे मिले थे। उन्होंने इतना सुंदर उन्होंने अहिंसा पे लिखा हुआ है, अहिंसा नॉन वायलेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, द कोर ऑफ गांधीज फिलोसफी। बहुत सुंदर किताब है,
बल्कि विश्व भर में मैंने ये नोटिस किया कि जो ब्रांडिंग है, अहिंसा इज द फर्स्ट ब्रांड, गांधी जी इज द सेकेंड ब्रांड। और अब जो योग चल रहा है, योग जो विश्व योग डे भी मनाने वाले हैं, उसमें भी मैंने सबको यही बताया कि जिस प्रकार गांधी जी के जीवन में समन्वय है ज्ञान योग का, भक्ति योग का और कर्म योग का, वो बहुत सुंदर ढंग से योग कर्म कौशलम, हमारी जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था, एक्सीलेंस इन वर्क, उस सब का एक पूरा तालमेल गांधी जी के जीवन में दिखता है। अब शायद बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज्यादा आपको समय नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन की भी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। सबको समय से, सब लोग अपना सबसे बहुमूल्य कीमती चीज दे रहे हैं, और सबसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सबके पास है वो समय है। इसीलिए समय की मर्यादा का पालन करते हुए मैं ज्यादा अभी नहीं बताऊंगी, शायद कभी और मौका मिलेगा। लेकिन आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगी, आप लोग मेरा गांधी कथा तो जरूर रखिए, ऑनलाइन गांधी कथा जरूर रखिए, ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाए। और अब गांधी जी की आश्रम में जो प्रार्थना होती थी सवेरे शाम की, ईशावास्योपनिषद में जो प्रार्थना थी, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन मां गृधः कस्य धनम। इस जगत में जो कुछ भी जीवन है वो ईश्वर का बनाया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के नाम से त्याग करके तू यथा प्राप्त भोग किया कर, ये धन की वासना न कर, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। God is omnipresent and he owns the universe, that everything in this universe belongs to God. Nothing really belongs to us. Enjoy the objects of the world in an attitude of perfect renouncement. Enjoy it with a feeling of sacrifice, taking to the extent that is necessary for us, and leave the rest for others in the society. Never ever crave the position. ट्रस्टीशिप की भी यही परिभाषा गांधी जी की रही। और जब अमेरिकन प्रीस्ट आए थे डॉक्टर मोट सेवाग्राम में, और उन्होंने कहा था भारतीय संस्कृति को 3 शब्दों में बता दीजिए, तो गांधी जी ने कहा था तेन त्यक्तेन भुंजीथा, रिनाउंस एंड रिजॉइस, त्यागो और भोगो। तो चाहे वेद भूल जाए, चाहे उपनिषद भूल जाए, चाहे हमारा ईशावास्य उपनिषद के श्लोक चले जाए, तो भी उसके पहले श्लोक का ये जो फ्रेज है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, वो शाश्वत रूप से हमारे भारतीय संस्कृति को हम परिचित करेगा। और गांधी जी उसी शाश्वत भारतीय संस्कृति के वही धारा को आगे लेकर बढ़ा के चल पड़े। हम भी वही लोग हैं, तो हमें जरूर चाहिए कि गांधी जी के बताए हुए हम मार्ग पे चले। उन्होंने क्या क्या नहीं बताया, भाषा के बारे में जो बताया आप लोग बताएंगे ही। तो मैं सोचती हूँ मेरा समय खत्म हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी है हम आपके, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और आपने बड़ी व्यस्तता के बीच भी हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आगे भी आपका लाभ लेते रहेंगे, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर रहे, ऐसा हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।